नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA 4 साल पहले जब संसद में कानून बना तब भी घमासान था और आज जब वो देश भर में लागू हो चुका है तो भी सियासत जमकर हो रही है। CAA कानून लागू होने के बाद से ही विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेर रही है। आरोप विपक्ष का CAA लागू करने की टाइमिंग को लेकर है तो आरोप CAA के जरिए नया वोट बैंक तैयार करने का भी है। ममता बनर्जी ने कह दिया कि भले ही मेरी जान चली जाए लेकिन इसे लागू नहीं होने देगी। तमिलनाडु के CM CAA कानून लागू नहीं करने की बात कर रहे हैं तो वैसे इसे NRC से जोड़ रहे हैं। कांग्रेस ध्रुवीकरण की कोशिश बता रही है तो दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल CAA को देश के लिए खतरनाक बता रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि यदि गठबंधन की सरकार बनी तो इस कानून को वापस लिया जाएगा, लेकिन विपक्ष के तमाम सवालों पर अमित शाह ने जमकर पलटवार किया। विपक्ष के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया, कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए विपक्ष गलत प्रचार कर रहा है। चुनाव के बाद सभी सहयोग करेंगे। अब इसमें कितनी वोट बैंक की राजनीति है, कितनी तुष्टीकरण की राजनीति है और इससे सत्ता पक्ष को कितना राजनीतिक नफा और विपक्ष को कितना नुकसान होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल अब 1-2 दिन में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और CAA से कौन भ्रम की स्थिति में रहेगा, कौन इसको सही मानेगा, ये तो वो ही जाने। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह CAA का मुद्दा देश में गरमाया हुआ है, ये तो तय है कि चुनाव पर इसका असर जरूर पड़ने वाला है। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। 2019 में कानून बनने के 4 साल बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र की मोदी सरकार ने देश भर में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA लागू कर दिया है। लेकिन लागू होने से पहले और अब बाद में इसको लेकर विपक्षी दलों का विरोध लगातार जारी है। देश भर में बयानबाजी के साथ ही और सियासी घमासान मचा हुआ है। केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों का कहना है कि वो अपने यहाँ CAA लागू नहीं होने देंगे। राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ओवैसी जैसे नेताओं के CAA लागू होने पर अपनी अपनी दलील है। कोई इसे राजनीतिक लाभ लेने वाला फैसला बता रहा है तो कोई मुस्लिम विरोधी करार दे रहा है। বাংলায় আমরা থাকতে কোনো ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেব না, কোনো NRC করতে দেব না, কারো অধিকার কাটতে দেব না, কাউকে বঞ্চনা করতে দেব না, কাউকে লাঞ্ছনা করতে দেব না। এর জন্য যদি আমার জীবনও যায় আমি জীবন দিতে তৈরি। বাংলার মানুষের অধিকার আমি কিছুতেই কাটতে দেব না। इन 3 देशों में लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। ये तीनों बहुत गरीब देश हैं। जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे इन 3 देशों से भारी भीड़ हमारे भारत में आ जाएगी। अगर इन 2.5-3 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग भी भारत आ गए तो कौन देगा इनको रोजगार? कहां बसाओगे इनको? बीजेपी वाले अपने घर में बसाएंगे क्या इनको? इनके अपने घर में रखेंगे क्या इनको? बीजेपी वाले देंगे क्या इनको रोजगार? कौन देगा इनको रोजगार? तो प्रश्न उठता है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। कई लोगों से मैंने बात की, कुछ लोगों का कहना है कि ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि CAA एक्ट को सिर्फ आप CAA से मत देखिए, इसको आपको NPR से और NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब लोग। ये एक्सरसाइज ये जो लॉ है ये रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप जब 4-5 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने डेट्स को अनाउंस कर देगा 2 ECI के बन जाने के बाद, तो यकीनन ये चुनाव को सामने रखकर ये फैसला लिया गया है बीजेपी की तरफ से। तो वहीं विपक्ष के सवालों पर अमित शाह का कहना है कि ये राजनीति के लिए गलत प्रचार कर भ्रम फैला रहे हैं। राहुल गांधी, ममता और केजरीवाल सहित पूरा विपक्ष झूठ की राजनीति कर रहा है। उन्हें घुसपैठिए और शरणार्थियों का अंतर नहीं पता। उधर राज्यों के CAA लागू न करने के बयान पर शाह ने कहा कि राज्यों को इसे लागू करना ही पड़ेगा, इसे रद्द करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक दिन पहले ही सीएए को लेकर बड़ा बयान दिया था। कहा था कि सीएए देश के लिए खतरनाक है और कैसे इसको लागू होने से देश भर में भारी संख्या में पड़ोसी देशों से घुसपैठिए आ जाएंगे। इस बयान के विरोध में आज हिंदू शरणार्थियों ने उनके घर के सामने प्रदर्शन भी किया। बहरहाल अब सीएए देश भर में लागू है, जिस पर सवाल और सियासत दोनों है। लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई इसे लोकसभा चुनाव से पहले लागू करना वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है। सवाल ये भी है कि सीएए लागू करने को लेकर विपक्ष जिन विषयों पर सरकार को घेर रहा है वो कहां तक सही है और आने वाले वक्त में इससे देश के परिदृश्य पर कितना प्रभाव पड़ेगा। स्पेशल रिपोर्ट स्वदेश न्यूज। निश्चित तौर पर देखिए, सीएए और नागरिकता संशोधन की जहां तक हम बात कर रहे हैं, आज की बात तो नहीं है। पहले से ये तमाम चीजें थी और पहले से तमाम चीजें आने के बाद तब भी विवाद था, आज भी विवाद हो रहा है जब ये लागू हो गया है। अब कोई ध्रुवीकरण की राजनीति कहता है, कोई खतरनाक बताता है, कोई तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। इन सबके बीच में कोई कह रहा है भ्रम फैलाने वाली बात है। जो कुछ भी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत स्पष्ट किया है विपक्ष को जवाब देते हुए कि ये कभी वापस नहीं होगा और उनको जो भी बात मुस्लिम्स को लेकर कहनी थी वो भी उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से रख दी है। मुझे दोहराने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सब जानते हैं उनके स्टेटमेंट्स क्या है और विपक्ष में कौन क्या चाह रहा है ये भी हमने बहुत अच्छे से सुन लिया। लेकिन अब क्योंकि ये लागू हो गया है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे कराया जा रहा है, इसका कैसा प्रोसेस है और अभी भी जिन लोगों को परेशानी है या जिनके मन में कोई शंकाएं हैं या कोई सवाल हैं, वो अपनी बात बिल्कुल पूरे अधिकार से रख भी सकता है। लेकिन एक बात है कि इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले इस चीज़ का आना, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि इसी समय पर क्यों कर दिया, जब 4 साल पहले की चीज़ थी पहले हो जाती या थोड़ा और बाद में हो जाती। दूसरी चीज़ ये, इसके साथ साथ देखिए जहाँ तक कुछ लोग इसे एनपीआर से जोड़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे सीएए को लेकर जो बवाल उठा है वो क्या थमेगा, क्योंकि लागू तो हो चुका है। क्या इस पर वर्कआउट होना शुरू हो जाएगा, नहीं होगा भाई, तो सारे स्टेट्स में कैसे इंप्लीमेंट करा पाएंगे, क्योंकि ये किसी एक जगह के लिए तो बना नहीं है। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए वैशाली तोमर हमारे साथ जुड़ी है। वैशाली जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए स्वामीनाथ जायसवाल हमारे साथ जुड़े हैं। स्वामीनाथ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सपा का पक्ष रखने के लिए मनीष सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का आपसे कुछ देर में हमारे साथ पक्ष रखेंगे हुदा जरीवाला, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, उनका भी स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार सुमन भटनागर हमारे साथ जुड़े हैं। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले वैशाली जी आपसे करना चाहती हूँ, और इसलिए भी कि सारे स्टेटमेंट्स तो देखिए क्लियर हैं, जो लागू होना था वो भी हो चुका है। लगातार जो विवाद है, जो विपक्ष है जो अपनी बातें कर रहा है, कोई खतरनाक कह रहा है, कोई तुष्टीकरण कह रहा है, कोई ध्रुवीकरण कह रहा है, जो भी हो रहा है एक तरफ चले जाए। अब ये बताइए कि इसे लागू होने के बाद इसको इम्प्लीमेंट करने का क्या प्रोसेस है, किस दिशा में इसको आगे ले जाने की कोशिश है, और जो बवाल हो रहा है या विपक्ष के जो सवाल आ रहे हैं या मुस्लिम वर्ग से जो चीज़ें आ रही हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है, उनके लिए पार्टी ने क्या कुछ सोच रखा है या सरकार ने सोच रखा है कि उसको आप कैसे करेंगे, क्योंकि आज अमित शाह ने बहुत सारी बातों को स्पष्ट किया है। नमस्कार राखी जी, मैं वैशाली तोमर, बीजेपी कार्यकर्ता। अपने साथ जुड़े सभी पैनलिस्ट को, सभी भाइयों को नमस्कार करती हूँ, दर्शकों का धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले तो आवाज का इको प्रॉब्लम होने के कारण मुझे समझ ही नहीं आया कि आपने क्या कहा, लेकिन मैं जानती हूँ कि जैसे सीएए से जुड़ा मुद्दा है उस विषय पे चर्चा हो रही होगी। मेरे ख्याल से शायद ये पूछा जा रहा होगा कि सीएए को लेकर क्यों ही देश में इतना बवाल हो रहा है, विपक्ष क्यों कह रहा है, ममता बनर्जी, केजरीवाल जी और ओवीसी जी क्यों कह रहे हैं कि हम सीए लागू नहीं होने देंगे। क्या मेरी आवाज आप सही से सुन पा रहे हैं? हाँ वैशाली जी, आपकी आवाज आ रही है। मेरे सवाल में बस एक चीज को आप ऐड ऑन करिएगा। विपक्ष ने क्या कुछ कहा
अब उनका वो अपना मत है, मुझे विपक्ष की बातों पर नहीं जाना। भारतीय जनता पार्टी या सरकार जो है वो सीएए को इम्प्लीमेंट कराने के लिए अब क्या कर रही है, और जो मुस्लिम वर्ग है जिनकी आपत्तियां हैं या जिनको लग रहा है कि उनके साथ गलत हो जाएगा या गलत हो रहा है, जैसे असदुद्दीन ओवैसी है वो इसे एनपीआर से जोड़ रहे हैं, तो उनके लिए क्या करना है? क्योंकि आज अमित शाह ने बहुत सारी बातों को स्पष्ट किया है। ये सवाल था मेरा। देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि वॉइस में इको आने के कारण मैं नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि सीएए क्या है, क्यों ही सीएए पे इतना बवाल हो रहा है, ये समझने का विषय है। देखिए, विपक्ष है, अगर आप अभी राम मंदिर का मुद्दा आया था, राम मंदिर का मुद्दा उठाया, तो राम मंदिर पर भी विपक्ष ने बवाल किया। कोई भी आप चीज ले लीजिए, उस पे विपक्ष बवाल करता ही है। रही बात वोट बैंक की राजनीति करने की, जिस तरह से उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, तो इससे क्या फायदा होगा? वोट बैंक की राजनीति कैसे करेंगे हम लोग, ये बताइए आप। अगर सीएए, अब चुनाव लोकसभा के आने वाले हैं और इस समय पर उसकी घोषणा हो रही है, इस समय पर उसको लागू किया जा रहा है, कुछ लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारा देश जो है, हमारा भारत देश जो है, वो भोले भाले लोगों का देश है। तो इस समय पर क्या ही फायदा होगा? फायदा सिर्फ एक है, जो भारतीय जनता जो पार्टी है वो भारत के विकास के लिए कार्य कर रही है। मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले जो देश के लोगों से जो ही वादे किए थे वो उन्होंने पूरे किए। चाहे वो इतने वर्षों से अटका राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो महिलाओं को आरक्षण देने का काम हो, चाहे वो शौचालय देने का काम हो, चाहे वो तलाक का मुद्दा हो, चाहे अब ओबीसी जी अपने लोगों के लिए बात करते हैं, अपने महिलाओं के उत्थान के लिए वो कार्य नहीं कर पाए, अपने लोगों की शिक्षा के लिए वो कार्य नहीं कर पाए। आप जानती हैं कि जब कोरोना जैसी वैक्सीन बनाई गई, इस पर भी विपक्ष ने उंगली उठाई थी कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो सही नहीं है और इससे सभी लोग मर जाएंगे, ये मुस्लिमों को मारने के लिए वैक्सीन है। ये हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, आप ये बताइए कि वो कौन से तबके के साथ, कौन से लोगों के साथ भेदभाव कर रही है? पहले तो मैं इस राखी जी आपसे निवेदन करना चाहूंगी और अन्य सभी चैनलों के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि वो सही रूप में पढ़ के, जान के, विपक्ष से भी साथ ही साथ सवाल पूछा जाए कि वो सीएए क्या है, क्या वो जानते हैं? ये नागरिकता संशोधन नियम है। जो हमारे देश के अन्य लोग हैं जो बाहर प्रताड़ित हो रहे हैं, जिन महिलाओं का गौरव खत्म हो रहा है, जिनका आत्मसम्मान खत्म हो रहा है, दूसरे देशों में उन्हें जगह नहीं मिल रही है, उनको जबरदस्ती नहीं कहा जा रहा। ठीक है वैशाली जी आपकी बात को मैं समझती हूँ, और सीएए पे आज कोई पहली चर्चा नहीं हो रही है। जब से ये चीजें आई हैं, मुझे लगता है हम सब जितने लोग हैं सबको ये स्पष्ट है। सवाल इस बात का है कि विपक्ष को व्यक्तिगत रूप से यदि कहीं कोई आपत्ति आ रही है या जिस तरह से अलग अलग बयानबाजी हो रही है, तो वो क्या चाह रहे हैं। मुस्लिम वर्ग खास तौर पर, क्योंकि मैं तो अमूमन इस चर्चा में पिछले 2-3 दिनों से हूं, हर वर्ग से बात हो रही है, उनकी जो आपत्ति आ रही है उसको आने के बाद उसमें क्या हो सकता है, हमें ये बात करनी है। तो सीएए क्या है, ये मुझे लगता है जितने लोग यहाँ हैं उनको स्पष्ट है। भाई, जब एक लाइन में बात क्लियर हो गई है कि सबको नागरिकता देने की बात हो रही है, लेने की तो है ही नहीं, किसी का अधिकार नहीं छिन रहा, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत आपत्ति आनी चाहिए। लेकिन विपक्ष का जो मुख्य रूप से पहला ऑब्जेक्शन आया वो ये आया था कि आपको चुनाव के पहले ही इसको लाना था क्या? अभी आप इतने पहले से इस चीज़ों को कर रहे थे। एक तो ये आपत्ति आई। दूसरी, विपक्ष ने ये सारी बातों को रखा है कि आप इसका क्राइटेरिया जो बना रहे हैं, मुस्लिम वर्ग का ये कहना है कि हमारे साथ गलत हो जाएगा, तो उनको संतुष्ट करना बड़ा ज़रूरी है। और वो इस चर्चा से मैं कोशिश करूंगी चीज़ें क्लियर होकर निकल कर आएँ। वापस आऊंगी वैशाली जी, वापस आऊंगी। स्वामीनाथ जी, आवाज़ पहुँच रही है? जी, आवाज़ पहुँच रही है। स्वामीनाथ जी, वैशाली जी ने अभी जिस तरह से बात उठाई कि ये बहुत ज़रूरी है कि सब लोगों को पहले तो क्लियर हो कि सीएए क्या है। मुझे पूरी उम्मीद है और बहुत अच्छे से मैं श्योर हूँ कि आपको तो पता ही होगा, कांग्रेस को क्या सबको पता है सीएए क्या है, लेकिन कांग्रेस की मुख्य आपत्ति क्या है वो बताइए, ताकि वो चर्चा को हम उस जगह पे लाके रोक सके कि आखिरकार क्यों इतना बवाल हो रहा है। देखिए राखी जी, जिस तरह से वैशाली जी ने अपने सीएए का वर्णन किया और बताया कि देश हित के लिए है, ठीक है, देश हित के लिए आप सोच रहे हैं कि सीएए है, देश हित के लिए कैसा है? देश के 14 के बाद 8 लाख लोग विदेशी नागरिकता ले चुके। हमारे भारत के लोग जाके अमृत काल का जो वर्ष चल रहा है उसमें कोरोना के काल के बाद लिए 8 लाख के करीबन 14 के बाद नागरिकता लिए।
ये देश का अमृत काल है। सीए लागू किया गया, ये 19 में सारा प्रोपगंडा इनका बना दिया गया। लागू कब हो रहा है? चुनाव के समय लागू हो रहा है। चुनाव के समय ही इनका सारा एजेंडा तय हो रहा है। चुनाव का तारीख निश्चित होने वाला है, कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, तो इनका सीए लाकर जिस सीए और एनआरसी एनपीआरए के लिए इतना बवाल हुआ था, उसको धीरे धीरे सीए लाकर फिर ए लाया जाएगा, एनपीआर लाया जाएगा, एनआरसी लाया जाएगा, जिससे आदिवासी, गरीब, जो मजदूर है, जिसके पास व्यवस्था नहीं है, फिर उनसे प्रमाण पत्र पूछा जाएगा। हमारे घर के लोग शरणार्थी होते जा रहे हैं। रोजगार के नाम पर रोजगार के लिए शरणार्थी हमारे युवा हो गए। हमारे किसान अपने देश के केंद्र में नहीं आ सकते, वो शरणार्थी होते जा रहे हैं। और जो शरणार्थी थे उनको अपनाया जा रहा है। आप अपने लोगों को व्यवस्था नहीं दे रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं, उनके रहने का व्यवस्था नहीं। सबके छत देने की बात प्रधानमंत्री जी विज्ञान भवन से बोले कि देश के 130 करोड़ लोगों को घर का चाबी सौंप दिया हूं। हम लोग तो सोचते हैं किसको किसको चाबी अभी तक सौंपे हैं। तो बड़े बड़े एजेंडा और प्रोपगंडा तो भारतीय जनता पार्टी का गारंटी है। मोदी जी की गारंटी, जो 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते, वो भी गारंटी था। हमारी बहन वैशाली जी बड़ा बाखूबी से बताए कि ये मोदी जी की गारंटी, अमित शाह बोलते रहते हैं मोदी जी की गारंटी, हमको सीए लाने की गारंटी, राम मंदिर बनवाने। अरे राम मंदिर भाई सुप्रीम कोर्ट ने से जीता गया और चला, आपके समय में बन गया। आप ये बताने में बता रहे हैं कि हम ही राम भक्त है, बाकी कोई राम भक्त नहीं है। 370 का एक क्लोज हटाया गया, उसको प्रोपगंडा दिया जा रहा है। 370 हटा दिया तो उसके लिए क्या है कि वहां पर जमीन खरीदने के लिए अडानी जैसे कंपनी के लिए छूट हो गया, और बस उसमें तो पलायन फिर भी वहां के पंडित कर रहे हैं। और उसके बाद वहां व्यवस्था 370 हटाने के बाद चुनाव क्यों नहीं कराया गया? 370 हटाने के बाद सेना हटा लो भाई। सेना का जो अग्निपथ, अग्निवीर योजना ले आकर जिस तरह से सियाचिन और चाइना बॉर्डर पर हम अग्निवीर वालों को खड़ा नहीं कर सकते हैं, तो ये गारंटी देते जा रहे हैं। लेकिन देश को कमजोर करने का जो सिलसिला चल रहा है, जैसे 54 लाख करोड़ 70 साल में खर्च था, 205 लाख करोड़ तक पहुंच गया, उस पर चर्चा नहीं। इसलिए भ्रमित करने के लिए हम सीए लाए और तुरंत सीए लाकर जिस तरह से वहां पर एक अभी चल रहा था स्टेट बैंक का घपलाबाजी का सिलसिला, तो सीए लाकर उसको दबाने का कोशिश किया गया। ठीक है। तो सीए लाने से कोई देश को नुकसान नहीं है, लेकिन देशवासी को पहले सुरक्षा। देश के 3.5 करोड़ शरणार्थी को आप रखोगे अपने देश में, उनको कौन रोजगार दोगे? क्या व्यवस्था करोगे? अपने घर के लोगों को रखने के लिए व्यवस्था नहीं है, नौकरी देने के लिए आपके पास व्यवस्था नहीं है। ठीक है, किसान को दुगनी आय की बात 2022 ठीक है, वापस आऊंगी सर। ठीक है, मनीष जी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल मिल रही है आवाज। मनीष जी, बात वहीं आ गई है कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा कोई नुकसान नहीं होना, दूसरी तरफ ये भी है। मुझे ना एक बात समझ नहीं आ रही है। हो सकता है एक टाइमिंग को लेके जो सवाल है उसको मैं समझ भी सकती हूँ, राजनीति है, इलेक्शन है, तमाम चीज़ें आ रही हैं। दूसरी चीज़ ये भी मैं समझ सकती हूँ, जैसा कि अभी स्वामीनाथ जी कह रहे थे कि चुनावी बॉन्ड का मुद्दा जो आया जिसमें सरकार फंस गई है, तो उसको दबाने के लिए आप सीए को फेंक देते हैं। उससे पहले कुछ और चला आ रहा था, तो हरियाणा में बदलाव हो गया, तो एक कहते हैं ना डाइवर्शन करना माइंड का, चलिए इसको भी मान लिया। लेकिन यहाँ पर किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। अभी प्रथम दृष्टया जितना इस चीज को समझा गया उसमें कहीं नुकसान होता नहीं दिखता। हाँ, ये जरूर है कि ये छोटा सा आसान टास्क तो नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट कराना मुझे लगता है टास्क होगा। जितनी पारदर्शिता के साथ आप सवाल करती हैं, मुझे ये महसूस होता है कि आपके सवाल पे ही आपके उत्तर निहितार्थ होते हैं। देखिए, आज के समय में संकट में फंस चुका है और देश से उहापोह का माहौल है। देश के किसी भी राज्य में चले जाइए, सामान्य परिस्थिति और आपका जो देश है ना, वो स्मूथली आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है। बहुत ही मतलब एक तरह का ऐसा वातावरण बना हुआ है कि कब क्या हो जाए, कब कौन सी बात नई सामने आ जाए, ये किसका किसी को अंदाजा नहीं है। राखी जी, सीएए अभी भारतीय जनता पार्टी की स्पोकपर्सन समझा रही थी सीए के बारे में कि नागरिकता संशोधन कानून, तमाम सारी बातें उन्होंने किया, लेकिन आप उनकी बातचीत को समझने की कोशिश करिए कि क्या वो हम लोगों को
से समझा पा रही थी, जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और आदरणीय देश के गृह मंत्री समझा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है राखी जी कि सीए को लेकर के सवाल क्यों उठा, उसकी टाइमिंग को, आपका तो क्वेश्चन है ये कि उसकी टाइमिंग को लेकर के क्यों सवाल उठा। रमजान था, उसके एक दिन पहले आदरणीय भारत सरकार की तरफ से ये बात कही गई कि देश में सीए लागू होगा और जो भी अल्पसंख्यक है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, वो शरणार्थी के रूप में उनको हम भारत में नागरिकता देंगे। हमें कोई इस बात को लेकर के वो नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हम धार्मिकता के आधार पर भारत को नहीं बांट सकते। हम लोगों ने जब देश की आजादी के लिए लड़ाई किया, संघर्ष किया, तो सभी धर्मों के लोगों ने, सभी वर्गों के लोगों ने, सभी पंथों के लोगों ने, सभी भाषाओं के लोगों ने और सभी क्षेत्रों के लोगों ने भारत की अस्मिता की रक्षा के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए, स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों की बलि दिया। और हमारा देश ये कहता है कि कभी हम धर्म के आधार पर भारत को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हमारा एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्मों का हम आदर करेंगे, सभी धर्मों का सम्मान करेंगे। जो महत्वपूर्ण बात राखी जी, जो महत्वपूर्ण बात है, आप उत्तर भारत को बहुत अच्छे से जानती होंगी। आप ये महसूस करिएगा कि कोई भी ऐसा भारत का एयरपोर्ट नहीं है या कोई भी ऐसा बस अड्डा नहीं है, कोई ऐसा रेलवे स्टेशन नहीं है जहां से बड़ी व्यापक पैमाने पर भारत के जो युवा श्रमिक बन करके विदेशों में नौकरियों के लिए न जाते हो। तो आप एक बात बताइए, हम रोजी रोटी का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने भारत के जो ताकतवर युवा है, सक्षम युवा है, जिनके पास महंगी महंगी डिग्रियां हैं, जिनके खेत गिरवी हैं, जिनकी माताओं बहनों के गहने गिरवी हैं, जिन्होंने बहुत ही महंगी शिक्षा हासिल की है, उन युवाओं को श्रमिक के रूप में हम विदेशों में हम श्रमिक के रूप में भेजते हैं। और इतनी बेशर्म और बेहया भारत की सरकार है कि भारत के युवाओं को श्रमिक के रूप में विदेशों में काम करते हुए देखती है। और जब ये भारत के प्रधानमंत्री जी विदेशों के अन्य मंचों पर जाते हैं तो उन्हीं युवाओं से तालियां बजवाते हैं। अरे भारत के श्रमिकों से विदेशों में तालियां क्यों बजवाते हैं? उन श्रमिकों के बारे में अगर आपने सोचा होता तो उनको नौकरियां भारत में मिलती, इसलिए कि वो युवा बहुत ही कामयाब युवा है, बहुत ही वो ताकतवर युवा है, वो देश को बदलना चाहते हैं। देश को सिर्फ आप अपने कंधे पर क्यों आपने लेकर के लबेदा लाद लिया है कि हम ही देश को बदलेंगे? अरे संपूर्ण भारत देश को बदलना चाहता है, संपूर्ण भारत की जनता देश को बदलना चाहती है। आप ऐसा ऐसा रोज रोज कानून ला करके भारत की जनता को भ्रमित क्यों करना चाहते? ठीक है, ठीक है, मनीष जी वापस आऊंगी। सुमन जी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ जी। सुमन जी, आपके नजरिए से क्या है? देखिए, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, वो सवाल उठाएंगे, राजनीतिक रूप से है, राजनीति इलेक्शन है तो ये मुद्दा गरमाना ही है, होना ही था। असल में आपके नजरिए से कहाँ परेशानी आ रही है? क्या वाकई कोई ऐसा डिसीजन हो गया है जिसको लेके इतने बवाल करने की जरूरत है? राखी जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो टाइमिंग है इसकी, उस पर ज़्यादा ऐतराज़ है और इसका ज़्यादा नुकसान मुस्लिम समाज को हो सकता है। और मुस्लिम समाज का AIMI हो गया, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हो गया, इनका ऐतराज़ उठाना स्वाभाविक है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने ये कहा कि जो शरणार्थी सिख, जैन, पारसी, ईसाई ये अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से यहाँ पर आ चुके हैं, प्रवासी हैं, उनको नागरिकता के लिए आवेदन करने की छूट दी जाए। इसमें किसी को क्या ऐतराज है? इसको मेरे ख्याल अगर वो शरणार्थी हैं और इस देश के रहने वाले, चाहे आवाज खोलो ना, आवाज आ नहीं रही है। सुमन जी, उन्हें तंग किया गया और वहां पर मंदिरों को तोड़ा गया, गुरुद्वारों को तोड़ा गया, वहां से दुखी होकर, परेशान होकर अगर अपने देश में आ गए हैं वो और उनको नागरिकता दी जाती है तो इसमें क्या ऐतराज है इसको? लेकिन ये मुसलमानों को शायद ये डर लग रहा है कि NRC के बाद NRC लागू होगा और NRC लागू होगा और उसके लिए जब राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्ट्रार बनेगा, रजिस्ट्रार तैयार होगा, तो उसमें हो सकता है कि कई मुस्लिमों की जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं, उनकी नागरिकता खतरे में पड़ जाए। शायद ये तो वजह हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर ऐसा कोई नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई अहित देश का होने वाला है इस संशोधन नियम के, अधिनियम के लागू हो जाने से। ठीक है सुमन जी, वापस आऊंगी आपके पास। अनुपम जी, आ रहा हूँ राखी आपको। हाँ अनुपम जी, मुझे काफी कम आ रही थी आपकी आवाज। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान की बात हो रही है, अफगानिस्तान की बात हो रही है, बांग्लादेश की बात हो रही है, जो लोग परेशान हैं या जिनके साथ अहित हुआ है,
वो यदि आना चाहते हैं, उनका वेलकम है, उनके लिए व्यवस्था की जा रही है, इसमें कोई बड़ा अहित पूरे देश के साथ नहीं हो रहा। लेकिन आने वाली जो संभावना, जो सुमन की बात मुझे समझ में आई कि एनआरसी हो रहा है, या जैसे AIMAIM ने NPR की संभावना जताई कि ये चीज़ें आएंगी, वहाँ जो मुस्लिम पक्ष है जिसको अभी CAA से आपत्ति है, उन्हें लगता है उनके साथ बहुत गलत हो जाएगा। मुझे लग रहा है ये सरकार की जिम्मेदारी है कि किस चीज़ को आप कैसे लेकर आते हैं, कैसे लेकर जा रहे हैं, कैसे आप उसको बता रहे हैं। तो बहुत बड़ी बवाल की ज़रूरत नहीं है। रही बात टाइमिंग की, तो देखिए इस पूरी चर्चा में सबने उस सवाल को उठाया, क्योंकि आप विदेश मामलों के जानकार हैं, कितना इसका प्रभाव देखते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका इम्प्लीमेंट उस तरह से हो पाएगा जिस तरह से इसको शुरू करने की बात की गई है? देखिए राखी जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। निश्चित तौर पर अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज देखें, कॉन्सेप्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती है। और भारत की जो मूलभूत अवधारणा है, 1945 में जब हम आजाद हुए थे, उस समय से हमारा पक्ष यही रहा है कि हम अपने आस पड़ोस के मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ आस पड़ोस को देखेंगे, और जिसको भी जरूरत पड़ेगी हम उसको शरण भी दे सकते हैं और उसको मानवीय सहायता दे सकते हैं। तो उसी चीज को CAA कानून एक कदम आगे ले गया है। लेकिन अब यहाँ पर सरकार के साथ दिक्कत यह है राखी जी, कि सरकार अपनी मंशा को और भारत की मंशा को अपने पॉलिटिकली अपोनेंट्स को समझा नहीं पा रही है। सरकार या तो समझाना नहीं चाहती है, शायद इससे उनको राजनीतिक फायदा हो रहा हो, या फिर ऐसी सिचुएशन हो कि हर चीज को सरकार और विपक्ष सिर्फ और सिर्फ वोट के नजरिए से देखते हैं। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये मानवतावादी दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। तो ये दरअसल राजनीति का विषय है ही नहीं राखी जी। CAA कानून एक ऐसा कानून है जो कि सिर्फ और सिर्फ मानवता की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। भारत ने ये पहल करी है इमिग्रेंट्स को लेकर के। बहुत सारे देशों में तमाम तरह के कानून है, कहीं पर बहुत सख्त कानून है, कोई दूसरे देश का व्यक्ति आपके देश में आ ही नहीं सकता, इस तरह कानून है। कोई पर्टिकुलर किसी तबके का, किसी रेस का व्यक्ति एक देश से दूसरे देश नहीं जा सकता है, ऐसे कानून है। कम से कम भारत इन सब चीजों से बहुत दूर है, बहुत अलग है। भारत ने अपने आप को एक अपनी जो विचारधारा है उससे जोड़ करके रखा है, और CAA कानून भी लगभग उसी विचारधारा की ओर जा रहा है कि हमारे आस पड़ोस में कुछ ऐसे मजलूम लोग हैं जिनको सहायता की आवश्यकता है, तो भारत उनको सहायता देगा, उनको शरण देगा, और उनको नेचुरलाइजेशन के नाम पर नागरिकता देने के लिए 11-11 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और हालांकि ये भी एक चीज समझने वाली है कि जो इस पूरी घटनाक्रम को जो हिंदू और मुस्लिम के एंगल से देखा जा रहा है वो भी सही नहीं है, क्योंकि प्रावधान में ये जरूर कहा गया है कि जो मुस्लिम भी भारत आना चाहते हैं वो अभी तक जिस तरह आते थे उस तरह से भारत आ सकते हैं, नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के तहत भारत की नागरिकता ले सकते हैं। तो यह जिम्मेदारी सरकार की हो जाती है कि इस कानून को वो किस तरह से अपने देशवासियों को और विशेषकर अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को समझाएं। और जब तक ये समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, इस पर बात नहीं होगी, डिबेट नहीं होगी, तब तक ये कंफ्यूजन बना रहेगा। और निश्चित तौर पर इस तरह की बातें भी उठती रहेंगी कि साहब इसको किस समय लाया गया, इसको पहले क्यों नहीं लाया गया, या चुनाव के ऐन वक्त पर क्यों लाया गया। तो ये सब पूरी जिम्मेदारी मुझे लगता है सरकार को है। विपक्ष को विरोध करना है, विपक्ष विरोध करे, लेकिन हाँ उनके विरोध तार्किक होने चाहिए। जैसे मुझे एक विरोध इस बात का लगता है कि इसके कानूनी पहलुओं के ऊपर ज्यादा विचार होने चाहिए कि इस तरह के जो कानून है जो कि एक समुदाय विशेष को इस कानून से बाहर रख रहा है, और क्या वो हमारे संविधान के आर्टिकल 14 का कहीं उल्लंघन तो नहीं करता, या उसके कहीं उसके साथ कुछ कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं है कि भविष्य में चल करके किसी और सरकार के सामने इस कानून को हटाना पड़ जाए। तो इन कानूनी पहलुओं को समझना ज्यादा आवश्यक है और उस पर बातचीत होनी चाहिए। और ये भी जिम्मेदारी मैं सरकार को ही दूंगा कि सरकार इस चीज को समझाए, और कल को ये ना पता चल जाए कि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मुद्दे जो कि 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक कह दिया, तो इस कानून को भी कुछ इस तरह की प्रक्रिया से गुजरना पड़ जाए। तो ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। मुझे लगता है कि भारत के लिए लिहाज से इस कानून में कुछ भी गलत नहीं है, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी इसमें खराब चीज नहीं है। हाँ, सरकार को अपने पक्ष को सबके सामने स्पष्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। और जिस तरह से आर्टिकल 14 का आपने बात करी, ये CAA की चर्चा में जब से मैं कंटिन्यूसली हूँ ये बात बिल्कुल उठकर आई है। मुझे लगता है यदि कोई कानून आता है या वो इम्प्लीमेंट होता है तो जो इतने दिग्गज बैठे हैं वहाँ संसद में, जो इस चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्हें इस बात की जानकारी तो होगी। ये बात अभी एक दिन और उठी थी कि यदि आर्टिकल 14 पर हम जाते हैं तो उसमें तो फिर आप देख लीजिए कि आप
आप एक वर्ग को अलग कर ही नहीं सकते, आपको उसके हित के बारे में भी सोचना है। तो मुझे लगता है ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं कोई ऐसा पॉइंट है शायद जो बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है। वो जो भ्रम वाली बात है, भ्रम क्रिएट करने की कोशिश नहीं है लेकिन वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको बहुत स्पष्ट रूप से सबके सामने लाएं ताकि कोई ऐसी परेशानी ना हो। सिर्फ बार बार ये बात कह दे कि हम नागरिकता दे रहे हैं, हम किसी से नागरिकता छीन नहीं रहे हैं, इससे इतर भी बहुत कुछ डेप्थ में जाके बताने की जरूरत है, जो मुझे इस चर्चा से समझ में आ रहा है। हुदा जी हमारे साथ जुड़ी हैं? चलिए, हुदा जी हमारे साथ नहीं जुड़ी हैं, शायद वो कनेक्ट होंगी भी नहीं अभी हमारे साथ इस चर्चा में। वैशाली जी वापस आपके पास आ रही हूँ। तमाम लोगों को आपने सुना होगा, एक बात जो आ रही है, थोड़ा सा ये बात तो समझ में आती है कि अहित इस चीज़ से पर्टिकुलर अभी किसी का नहीं है कि जो परेशान है या गैर मुस्लिम है, यदि हम उन्हें नागरिकता देते हैं, उनके लिए अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर्टिकुलर मुस्लिम वर्ग को लेके कोई क्राइटेरिया क्लियर नहीं है सरकार की तरफ से, और यदि है तो शायद हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से ये आपत्तियां खड़ी हो रही हैं। राखी जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, और सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगी क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं ना ही तो किसी अपने सहयोगी को सुन पाई हूँ जो पैनलिस्ट में है, मैंने आपकी बात सुनी है। मैं उतना आपको बताना चाहूंगी कि एक बार विपक्ष को भी माननीय गृह मंत्री जी ने इस विषय पे सब कुछ बताया, उनका इंटरव्यू हुआ, उन्होंने सब कुछ क्लियर किया। बार बार ये मैं आपके मुंह से सुन रही थी कि सरकार इस विषय पर एक भ्रम की स्थिति हो रही है और सही तरीके से से क्लियर नहीं हो पा रही हैं चीजें। लेकिन अगर उनका इंटरव्यू उन्होंने जो सवाल, एंकर ने सारे सवाल उनसे पूछे, सभी तरह के उन्होंने जवाब दिए, एक बार उनको सुनना भी बहुत जरूरी है। सरकार जो अभी मौजूदा जो सरकार है वो सभी तरह का जो भी निर्णय लेकर आई है उस पर सारी चीज क्लियर बता रही है, लेकिन विपक्ष जो है वो भ्रम फैला रहा है बेवजह। अगर समय की, आपने राखी जी समय की बात कही कि समय सही समय नहीं है इस नियम को लाने के लिए, तो पहली बात तो ये है कि द चेंज इज लॉ ऑफ नेचर। जब भी कुछ भी चेंज किया जाता है तब कुछ ना कुछ लोगों की नाराजगी होना संभवतः होती ही है, सभी लोगों को खुश नहीं किया जा सकता। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं राखी जी? बिल्कुल, बोलिए जी। लेकिन अगर अभी मानवता की बात से देखा जाए, जो लोग वहां पर परेशान हैं, जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं, जो वहां पर टॉर्चर किए जा रहे हैं, और देशों से जो लोग हैं, उन्हीं लोगों को जो यहाँ पर रह रहे थे उनको ही नागरिकता देने के लिए ये कानून बनाया है। फिर इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है कि विपक्ष को क्या ही प्रॉब्लम है, क्यों लोग इतने भयभीत हो रहे हैं, क्यों लोगों को भड़काया जा रहा है कि आपको आपके लिए खिलाफ है। डरना तो उसको चाहिए जिसने कुछ गलत किया हो। अब उन लोगों को देखिए जो इतने समय से यहाँ पर रह रहे हैं लेकिन फिर भी उनको ना ही कोई सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल पा रहा है, ना ही वो वोट दे पा रहे हैं, ना ही अपने बच्चों का इलाज करवा पा रहे हैं, ना ही सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। अपनी लाखों की संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति छोड़कर वो यहाँ पर आए हैं, सब्जियां बेच रहे हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये अच्छा है। आप ये बताइए, ऐसा सरकार का कोई भी एक निर्णय बता दीजिए, एक भी फैसला बता दीजिए। देखिए, ये मैं विपक्ष की कमी नहीं बताऊंगी, ये सही है। जो विपक्ष होगा वो उंगली उठाना उसका स्वाभाविक है। अगर वो उंगली नहीं उठाएगा तो विपक्ष कैसा, कुछ ना कुछ तो कहेगा ना, कुछ ना कुछ कहना भी चाहिए। कहेंगे तो अच्छी बात है कि जो मौजूदा सरकार है अगर थोड़ी बहुत कमियां उसमें होगी तो उनका सुधार किया जाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरह से यूक्रेन से हमारे विद्यार्थी स्टूडेंट्स वहां पर गए हुए थे, वापस आए, कतर से हमारे सैनिक वापस आए, राम मंदिर बनाया गया, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये सभी लोग बात करते हैं, हमारी महिला प्रधानमंत्री रही, पर आप बता दीजिए क्या महिलाओं की उन्नति, तरक्की, उत्थान के विषय में उन्होंने सोचा? उस समय महिला प्रधानमंत्री होने के नाते क्या कभी वो जान पाई महिलाओं की समस्याएं क्या थी? तो वो मोदी सरकार ने सोचा। ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है कि यहाँ के नागरिकों के रहते रहते जो बाहर भी हमारे देश के नागरिक हैं परेशान हैं। आप बताइए मुझे, चलिए कुछ देर के लिए भूल जाइए, मैं तो सभी को कह रही हूँ कुछ देर के लिए भूल जाइए, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या आप और अन्य पार्टी, लेकिन आप एक बात बताइए कि मानव होने के नाते क्या हृदय किसी के अंदर नहीं है? आप मुझे बताइए, क्या राजनीति पार्टी आती है अपनी राजनीति सत्ता को चमकाने के लिए लोगों को, जो आम लोग हैं उन्हें मार काट करती है, उनमें बदले के? जब विभाजन हुआ तो तब क्या बीजेपी थी? बताइए। आप सब बार बार सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है या मुस्लिमों को पसंद नहीं करती है, तो मुझे बस ये बता दीजिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था तब क्या बीजेपी सरकार थी? तो देश का बंटवारा क्यों हुआ?
बताइए क्यों हुआ देश का बंटवारा, क्यों पाकिस्तान बनाया गया, क्यों हिंदुस्तान बनाया गया? इसी लोगों को अपनी संपत्ति, अपने घर को छोड़ के इस तरह से बेघर कर दिया गया, दूसरे देशों में रहने, अलग अलग वो बनाया, अलग अलग अपने लोगों से बिछड़ के रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। अब जब मुस्लिम कंट्री के पास ऑलरेडी जगह है, अगर वो परेशान नहीं है, तो क्यों ही उन्हें बिना मतलब की चीजों को खड़ा किया जा रहा है? आप सबके बयान सुन लीजिए, इसमें सवाल और जवाब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई बंगाल से मुख्यमंत्री बोल रही है कि अगर ये लागू हो गया तो मैं लागू नहीं होने दूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। क्यों भाई? वो इतना तो उन्होंने, जब वहां पे महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा था तब तो उनके कोई बयान नहीं आए, तब तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। वैशाली जी, मुझे एक बात और यहाँ आप अरविंद केजरीवाल जी को सुनिए, वो कह रहे हैं कि हम क्या यहाँ पे बीजेपी वाले अपने घर में जगह दे देंगे, हम क्या उन्हें अपने घर बैठाएंगे, लोगों को बुला रहे हैं। पहली बात तो इन्हें यही नहीं पता सीए कानून क्या है, क्या किसको बुला रहे हैं, किसको नहीं बुला रहे हैं, क्या हो रहा है, इनको तो बस बोलना है, कुछ भी जाइए जाके बोल तो दीजिए, इस बस पूरे ये है। विषय पर एक बात समझ में आई है। अभी कल तक तो मैंने ये स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के भी देखे हैं कि वहां से ऐसे स्टेटमेंट्स आए कि भारत में यदि कोई प्रताड़ित है तो हमारे पास आ जाए, हम उनको भी नागरिकता दे देते हैं। तो मुझे ये लगता है कि कल को आने वाले समय में मजाक जैसी स्थिति ना बन जाए। बहुत गंभीर विषय है। यदि कोई शरणार्थी हैं, यदि उनके साथ गलत हुआ है या वो प्रताड़ित हैं, उनको यदि ससम्मान यदि कोई चीजें उनके लिए हो रही हैं, वो बहुत अच्छी है। मुझे नहीं लग रहा इस पर्टिकुलर इस चीज का किसी ने विरोध किया, ना तो स्वामीनाथन जी ने किया है, ना मनीष जी ने किया है, किसी ने भी नहीं करा इस चीज को लेके, किसी ने डिनाई नहीं किया। बाकी जो वर्ग हैं उनका जो क्राइटेरिया है, जैसे अनुपम जी ने भी नियम के मुताबिक बात करी, क्योंकि वो तो विदेश मामलों के जानकार हैं, तो लॉज को यदि हम फॉलो करके चलेंगे तो चीजें सही होंगी। हर चीज का एक नियम है। कोई भी एक देश से दूसरे देश बहुत सारे नियम लागू होते हैं जहां जाने के लिए चीजें करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए मैंने सवाल इंप्लीमेंट पे किया था कि जो इंप्लीमेंट सरकार करवाएगी वो मुझे लगता है थोड़ा सा क्लियर होगा तो बहुत बेहतर होगा। स्वामी मनीष जी कुछ कहना चाह रहे थे, पहले बोलिए जी। ये वैशाली जी अभी भारतीय जनता पार्टी की जो स्पोक पर्सन है, ये गृह मंत्री जी के स्टेटमेंट के बारे में चर्चा कर रही थी। अरे वैशाली जी, आप भारत की एक नागरिक है, हम भी भारत के एक नागरिक है। भारत के लिए आप भी बेहतर सोचते हैं और मैं भी बेहतर सोचता हूं। क्यों गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट हम सुनेंगे? क्यों उनके हर स्टेटमेंट को मानेंगे? क्यों उनकी कही हुई जुबान की जितनी बातें निकलेंगी वो हम सुनेंगे? भारत में जिस तरह से लोकतंत्र का मजाक भारत के गृह मंत्री ने उड़ाया है, उस तरह से आज तक भारत के किसी गृह मंत्री ने मजाक नहीं बनाया है। मुख्यमंत्री आज एक मुख्यमंत्री, सुन लीजिए वैशाली जी, आज एक मुख्यमंत्री अपने राज्य का मुख्यमंत्री होने के बावजूद उसके बॉर्डर से 36 एमएलए निकल करके दूसरे राज्य में चले जाते हैं। ये भारत के गृह मंत्री करते हैं। भारत के गृह मंत्री विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं, सांसदों की खरीद फरोख्त करते हैं। यह गृह मंत्री का काम है। ये देश इस तरह से चलेगा? भैया कौन देश इस तरह से राकेश जी, चलेगा? मैं माफी चाहूंगी, आज टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं जान नहीं पाई कौन सी पार्टी से हैं भैया। सरकार समाजवादी पार्टी से करते हुए देखा भारत में, आम आदमी भारत ने देखा है समाजवादी कि किस पार्टी तरह से, गृह मंत्री हस्तक्षेप करके। समाजवादी पार्टी से हैं भैया। पहले अपनी समाजवादी पार्टी का इतिहास सुन लो और गृह मंत्री को सुन लोगे। मानना न मानना तो आपकी बात है, लेकिन सुन लोगे, वो हमारे देश के गृह मंत्री हैं। और समाजवादी पार्टी कितना लोगों का मजाक उड़ा। लहजा बेहतर करिए। आप युवा हैं, आपका उज्जवल भविष्य है। आप पुरानी बातों को मत उठवाइए। चुनाव का समय है, जो 2-4 वोटें आपको मिलेंगी वो भी नहीं मिलने की भैया। पहले आप देख लो समाजवादी पार्टी ने किस तरह से नाम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। ठीक है, अब वो जनता नहीं है, ना ही वो लोग हैं कि आप कुछ भी कहोगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी हो जाएगा। थोड़ा सा विषयांतर मत होइएगा प्लीज। देखिए, राम मंदिर को इस विषय पे मत लाइए। राम मंदिर और उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। सीएए लागू हो गया है, आप देश के गृह मंत्री, बहुत सारे देशवासी इसको देखना, सुनना, समझना चाह रहे हैं। जिनको जो शरणार्थी है, जिन्हें नागरिकता मिलेगी, वो भी देख रहे हैं। जो वर्ग परेशान है वो भी सुन रहा है। तो बीच में किसी और विषय को ना इंटरप्ट करें प्लीज। ठीक है राखी जी, मेरी बात होने दीजिए। मनीष जी थोड़ा जल्दी से, स्वामीनाथ जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ राखी जी, देखिए जो सवाल है, हम इस बात को लेकर के इसलिए चिंतित हैं कि प्रति महीने 800 भारत के मजबूत नागरिक जो भारत को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, वो प्रति माह भारत को छोड़ रहे हैं, भारत की नागरिकता त्याग कर रहे हैं।
जब हम अपने भारत के नागरिकों को अपने भारत में नहीं रोक पा रहे हैं, प्रति महीने 800 के दर से हमारे भारत की यशस्वी नागरिक हमारा देश छोड़ रहे हैं, उनकी चिंता कौन करेगा? उनके बारे में कौन सोचेगा? भैया समाजवादी पार्टी ने कर ली थी पहले चिंता, पहले नहीं छोड़ा था कुछ भी। क्या किया आपने समाजवादी पार्टी में? पहले वो पढ़ लो समाजवादी नेताओं ने क्या क्या कर रखा है। अगर समाजवादी लेकिन आपको चिंता रहती है नागरिकों का, तो आज ये दिन जो आज नियम कानून और ये सारी चीजें बन रही है ना, ये पहले बन गए होते, पहले हो गए थे। आपको नहीं दिखाई देता? वैशाली जी 1 मिनट प्लीज, लोटा उठाकर जाती थी, वो बीच में नहीं बोले थे। वैशाली जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मनीष जी 1 मिनट रुकिएगा, स्वामीनाथ जी भी कुछ बोल रहे हैं, उनकी बात भी आ जाए। स्वामीनाथ जी बोलिए। जिस तरह से देश को डुबो के रख रखा इन्होंने, अगर ऐसे लोगों की वजह से तो आज ये हो रहा है, और ऐसे लोगों की वजह से पहले देश गुलाम हुआ था। वैशाली जी मैम प्लीज, ये फालतू के इन राजनीतिक मुद्दों, राजनीतिक लाभ लेने के लिए ना अपने देश का, अपने बच्चों का भविष्य खराब कर बात तो पूरी होने दीजिए मैम। अधिकार तो उनका भी है, विपक्ष में है तो वो भी महागठबंधन में है, उनका भी अधिकार है, बात आने दीजिए। आपत्ति होगी बिल्कुल बोलिएगा। अपने अपने पारी में बोलना चाहिए। लोग भारतीय जनता पार्टी में ऐसी देखता हूँ बौखलाहट रहता, किसी को बोलने नहीं देते हैं। देखिए CA/NRC CA लाया गया, उसका ठीक है, CA लाए आप, लेकिन उसी कोई भी बिल पार्लियामेंट में लाया जाता है, जब एम्प्लॉयमेंट होता है उससे पहले चर्चा होता है, तो चर्चा करने के लिए आप लोग हमारे सांसदों को, यानी विपक्ष के इंडिया गठबंधन के सांसदों को, 160 सांसदों को रिस्ट्रिक्शन कर देते हो। जो वहां उपस्थित नहीं रहता उसको भी रिस्ट्रिक्शन कर देते हो, उसको भी आप संसद से बाहर कर देते हो, तो चर्चा कौन करेगा? देश के जनता का चुने हुए सांसद अगर जाएगा, अपने बात को नहीं रखेगा, तो आप लोग तो नोटबंदी आपकी नाकामी रही, GST 5 यानी डायमंड पर 5% लगाते हो, कॉपी कलम और पेंसिल पर 18% GST लगता है। जो बच्चों गरीबों के बच्चे पढ़े ना, GST 18% उन पर लगा दो, और डायमंड खरीदने वाले पर 5% GST लगा दो। नोटबंदी 2000 का नोट इनका 10 साल नहीं चला, इन्हीं का निकाला हुआ नोट बंद हो जाता है। तो ये जिस तरह से लाते हैं, तो सबको चर्चा करने, सबका साथ, सबका अधिकार, सबका प्रयास की बात करते हैं। सबको ये तो धाराशाही करने के लिए जिस तरह से अपने तंत्रों का उपयोग करके डराने का काम विपक्ष को किया गया, और जिस तरह से सत्ता के अहंकार में ये लोग बोलते हैं, जिस तरह से देश को थोपने और मन की बात की गारंटी सुनाते हैं, जो गारंटी का कोई गारंटी नहीं रहा। चाहे युवाओं के नौकरी से, हमारे पास 1,60,000 बच्चे आए थे, जो 60 लाख बच्चों में पास किए थे पैरामिलिट्री, मिलिट्री के जवान थे, बेचारे 7 साल तक इस तरह मेहनत करके वो नौकरी पाए। उनको खाली कोरोना काल के पहले 20 में जो आपातकालीन लगा गया अचानक, उससे पहले उनको खाली वैकेंसी सारा वो पास कर चुके थे, उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया। फिर लाया गया अग्निवीर योजना, अग्निपथ से अग्निवीर बनाने की योजना। अगर 4 साल की नौकरी वाले सियाचिन के बॉर्डर पर काम जाके -20 जहां रहता है, -5 रहता है, वहां क्या वो बॉर्डर संभाल पाएंगे? चीन के बॉर्डर संभाल पाएंगे? देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कुछ सोचते नहीं है, खाली लागू करके थोपते हैं। देश के लोग नागरिकता, बताया ना मैं कि 8 लाख अभी 2014 के बाद 8 लाख से ऊपर लोग विदेश में नागरिकता ले चुके हैं, अमृत काल चल रहा है। आप अपने देश के लोगों को आउट ऑफ इंडिया कर दो, और कुछ अपने साथियों को मनी से लॉन्ड्री करा दो, बाहर भेज दो, स्वामीनाथ जी लोग कटोरा इनका पकौड़ा तलते रहेंगे। चलिए स्वामीनाथ जी बीच में रोक रही हूँ, 1 मिनट। सुमन जी देखिए, इलेक्शन है, लागू ये हो गया है, अमित शाह ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है, इसकी वापसी तो अब देखिए कभी भी नहीं होगी। आने वाले समय में कौन है क्या है ये जनता तय करेगी, लेकिन फिलहाल उनका स्टेटमेंट बहुत क्लियर है, जो चीजें हो गई हैं वो होनी है। अब नियम के मुताबिक क्या होगा, क्या लॉज फॉलो होंगे, कौन सी चीजें आएंगी, क्या आर्टिकल 14 का वाकई उल्लंघन हो गया है तो इसके लिए कौन आवाज उठाएगा, क्या विपक्ष की उतनी बात को सुना जाएगा, कुल मिला के देखा जाए तो किसको इसका इलेक्शन में नफा है, किसको नुकसान है, मुझे लगता है क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे से एक बेहतर जवाब दे पाएंगे। रेखा जी, दरअसल ये एक सामाजिक मुद्दा था। पीड़ितों और जो प्रताड़ित लोग थे उनको नागरिकता देने का था, लेकिन अब ये मामला पूरी तरह से राजनीति से जुड़ गया है। एक्चुअली इसको लागू करने से पहले एक राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए थी, एक लोगों को पता होना चाहिए थे कि ये मामला क्या है। अभी तो मेरा ख्याल अगर मैक्सिमम लोगों से पूछोगे कि CA क्या है, उनको जानकारी नहीं है। मुस्लिम समाज में बहुत लोग गए थे, इनको यही नहीं पता CIA है क्या।
सरकार को लगता है कि उनको इसका सियासी फायदा मिलेगा चुनाव में। विपक्ष इस पर रोटी सेकने में लग गया है। विपक्ष को लगता है कि बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है और तुष्टीकरण भी इस माध्यम से हम कर सकते हैं। और यही वजह है कि आज चाहे ममता हो, वो कहती है कि अधिकार छीनने का खेला हो रहा है। मल्लिकार्जुन कहते हैं कि राजनीति को हताश किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। शरद पवार कहते हैं कि लोकतंत्र पर हमला हो गया है। AIMI के असदुद्दीन कहते हैं कि ये वोटरों को ध्रुवीकरण की एक साजिश की जा रही है। इस तरह केजरीवाल अपनी ही भाषा बोल रहे हैं। मतलब विपक्ष को लग रहा है कि चुनाव के समय एक ऐसा मुद्दा आ गया है जिसको उठाने का हमें राजनीतिक फायदा मिल सकता है, जबकि सरकार ईमानदारी से इसको लागू करने की कोशिश में है। और मुझे लगता है ऐसा कोई मामला नहीं है कि जिससे किसी का बहुत बड़ा अहित होने वाला हो। ऐसे लोग जरूर उनको फायदा हो जाएगा जो पिछले वर्षों से प्रताड़ित बैठे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, उनको फायदा जरूर हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है जी, मैं सुमन जी की बात से बिल्कुल बेहतर तरीके से सहमत हूँ। अब देखिए, ये तो पत्रकार हैं, पत्रकार जो होता है वो निष्पक्ष होता है। कुछ ना कुछ तो नजर आएगा। ठीक है अनुपम जी, मैं एक बार फिर आप ही के पास आ रही हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सारी बातों को समझा था। मैंने कहा ना, शायद लोग इतना नहीं समझ पाएंगे पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से क्या चीज़ें आ रही हैं, वो कैसे आ जाएंगे, उनकी क्या प्रोसेस होगी, उनके लिए जो भी ऑनलाइन प्रोसेस होगा या जैसा भी होगा, ये सरकार उनको सारी चीज़ों को बताएगी। लेकिन ये बात भी सच है कि और जो लोग यदि परेशान होंगे, एक सवाल इस चर्चा में उठा कि हमारे यहाँ के लोग जो जा रहे हैं बाहर, जो या सिटीजनशिप को छोड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर क्या ये एक सोचने का विषय नहीं है? क्या उस विषय में भी बात करने की आवश्यकता नहीं है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सरकार नहीं सुनती है या नहीं हुआ, लेकिन विपक्ष की बात को भी समझना पड़ेगा कि जब चर्चा हो रही थी तो वो प्रॉपर चर्चा नहीं होती। ये इस मुद्दे के लिए, ये हर मुद्दे के लिए है। अभी देखिए, कांग्रेस ने यही सवाल उठाया ना कि जब भी कोई बात होती है आप बस लागू कर देते हैं, उसके बाद पीछे पलट के नहीं देखना कि उस पर होना क्या है। मैं बार बार फोकस्ड इम्प्लीमेंट पे इसलिए कर रही हूँ, क्या ये इतना आसान रूप से हो जाएगा? मुझे नहीं लग रहा। ये इलेक्शन जरूर है अभी, लेकिन बहुत से हर्डल्स आने हैं। राखी जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये कानून ऐसा है, बहुत आसानी वैशाली जी, एक मिनट, अनुपम जी अपनी बात रख ले, फिर आप ही के पास आ रही हूँ। राखी जी, एक ऐसा कानून है जिसको बहुत आसानी से लागू हो जाना चाहिए, और इसमें जो विरोध भी हो रहा है वो पूरी तरह से राजनीतिक विरोध हो रहा है। और इस चीज में, इस पर्टिकुलर कानून में राजनीतिक विरोध का कोई मतलब बनता नहीं, अगर आप एकदम तटस्थ भूमिका से अगर आप सोचे तो। हकीकत यह है कि इसके बारे में हमको, इसके जितने भी एंगल्स हैं उनको सोचना पड़ेगा। दो चीजें आपने बता दी, मैं इसमें कुछ और जोड़ देता हूँ कि और जो बाकी देश है हमारे पड़ोस में, वहां की जो माइनॉरिटीज हैं, कल को उनके साथ कोई दिक्कत होगी तो क्या उनको हम इस कानून के तहत कैसे ला पाएंगे? फिलहाल तो नहीं ला पाएंगे। श्रीलंका में अगर किसी तमिल के साथ, किसी बौद्ध के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या हम उसको ला पाएंगे हिंदुस्तान में? तो क्या हम इस सीए कानून के दायरे को बढ़ा सकते हैं? या म्यांमार में जो दबे कुचले हुए लोग हैं, जिनको वहां पर मारा पीटा जाता है, वहां का सैन्य शासन, जुंटा शासन उनको परेशान करके रखा हुआ है, जीवन जीना उनका दूभर हो रखा है, तो क्या उनको हम अपने साथ ला सकते हैं? तो इस स्कोप को देखना पड़ेगा। यानी कि इस पूरे के पूरे कानून पे अगर बहस हो तो वो पूरी तरह से कानूनी रूप में होनी चाहिए। सिर्फ इसमें नहीं, हर एक कानून के साथ ऐसा होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा विडंबना यही है कि यहाँ पर भी देखिए, आप हम लोग एक छोटा सैंपल देख सकते हैं कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग मौजूद हैं, सभी सम्माननीय लोग हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर मुद्दे पर एकमत नहीं हो पा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं सारे राजनीतिक विमर्श की आवश्यकता है, और आवश्यकता है सब लोगों को बैठ करके सोचने की कि इस कानून को हम को लागू करने के बाद क्या हमें कुछ नई समस्याएं आ सकती हैं, और अगर आ सकती हैं तो उनका निवारण कैसे होगा। यानी इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद इसका फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है। जैसा मैं बार बार कहता हूं कि ऐसा ना हो जाए कि 4-5 साल बाद इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह इसको भी असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक तो है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। इसको अभी इसी शुरुआती स्टेज में ही सुधार लेना चाहिए, अगर गुंजाइश है तो। मैं तो कहता हूं कि इसको बैठ करके सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों के बीच भी चर्चा के डोमेन में लाना चाहिए, जो बुद्धिजीवी लोग उनके डोमेन में लाना चाहिए। इसको राजनीति से बाहर करिए। अगर आप सच में हिंदुस्तान की विचारधारा को मानते हैं तो ये राजनीति का विषय है ही नहीं। इसके ऊपर चर्चाएं हो, सामाजिक चर्चा हो, जैसे हमारे पत्रकार साहब ने भी कहा, यह सामाजिक विषय। ठीक है, अनुपम जी बीच में रोक रही क्योंकि समय हो गया। वैशाली जी बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। मैं बिल्कुल सुमन जी और अनुपम जी की बात से बिल्कुल
अच्छी तरह से सहमत हूं, लेकिन बस यही मेरा अनुपम जी ने जिस तरह से कहा, और मैं भी दोबारा से यही विनती कर रही हूं विपक्ष से, अगर हम देश के नागरिक हैं, भारत देश के नागरिक हैं, तो हमें सत्ता का लालच छोड़ के एक बार बस वो फैसला लें जो हमारे देश के हित के लिए हो, वो हमारे बच्चों के हित के लिए हो। कहीं ऐसा ना हो कि आज हम ये सोच के कि कहीं हम सांसद और विधायक बन जाएं और कल को हम अपने बच्चों के लिए ही मुश्किलें खड़ी कर जाएं, उनके लिए देश ही ना बचे, उनके लिए भूमि ना बचे, उनके लिए घर ही ना बचे। सामाजिक विषय अगर के बारे में देखिए, हमें भारत माता एक बात बहुत स्पष्ट रूप से आ गई है, मैं फिर बोल रही हूँ, किसी को इस चीज से आपत्ति नहीं है कि जो शरणार्थी प्रताड़ित हैं वो आ रहे हैं, उनका वेलकम है, इससे किसी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात की है, फिर वही आ गई, मैं वही अनुपम जी ने भी कहा, मैं बार बार कह रही हूँ, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, बाकी लोगों के लिए क्या होगा, कल को श्रीलंका में कुछ हो जाता है तो उनके लिए लॉस क्या कहते हैं। आप मेरी बात समझिए, जो देश को चला रहे हैं वो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो दूरदर्शिता रखने वाले लोग हैं, वो इस तरह के लोग नहीं है कि कोई भी उठाए और लेकिन वैशाली जी, नियम भी तो होता है, हमें लॉस भी तो देखने हैं, वो बताना पड़ेगा। विपक्ष को संतुष्ट कैसे करेंगे? हम जब बताएंगे तभी तो उनको संतुष्टि होगी। मैं बोल रही हूं, अभी जो निर्णय आया है 3 देशों से शरणार्थियों को लाने का, या जिनके साथ गलत हुआ उसको लेके आपत्ति किसी को नहीं है। आगे की चीजों को लेके, पर्टिकुलर किसी वर्ग को लेके जो शंकाएं बन रही हैं, मैं बार बार बोल रही हूं, जो अनुपम जी ने कहा, मैंने कहा, उस चीज को समझिए, वो क्लियर होने पॉइंट बहुत जरूरी है। खैर, बड़ा विषय है और समय की जरूरत थी, समय हो गया, वापस नहीं आ पाऊंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर CAA लागू हो गया है, लेकिन बहस लंबी है और ये चलती ही रहेगी, क्योंकि अभी जिस तरीके से अमित शाह ने सारे स्टेटमेंट्स क्लियर करे हैं, उसके बाद भी जो विपक्ष है वो बहुत हमलावर है, वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। और मुझे लगता है कुछ पॉइंट हैं जो इस चर्चा से भी निकल कर आए हैं, उस पर सरकार को अपनी बात स्पष्ट रूप से रखनी होगी। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। जनता मांगे जवाब में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।